हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आ जाइए। आज के क्लास में आप लोग की फिजिक्स की जो है इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेगा और आज जो है क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग चैप्टर पढ़ के आए होंगे, क्योंकि सबको बोल दिए हैं कि एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, है ना। चलिए आगे सभी लोग। चलिए, तो आज हम जो है विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, और ये किसी परिपथ में आवेश के लिए जो है, आवेश के प्रवाह के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या? इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, जो कि क्या करता है, परिपथ के आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है ना। तो ऊर्जा के अनुसार जो है सेल के कई प्रकार होते हैं। ऊर्जा के अनुसार कि किस प्रकार के ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं, इस आधार पर जो है सेल के कई प्रकार हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है या रूपांतरण होता है। ठीक है, ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, इनमें पहला है प्राइमरी सेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल में क्या होता है, इसमें होने वाली जो रासायनिक क्रिया होती है वो इरिवर्सिबल होता है। अतः क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इरिवर्सिबल का मतलब कि एक बार अगर ये आवेशित किया गया और इसका चार्ज खत्म हो गया तो पुनः आप इसे चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेन टर्च बैटरी जो होता है, टर्च में जो बैटरी लगती है, क्या उसे आप मोबाइल की तरह चार्ज करते हैं? पेन वाला बैटरी, आजकल के जो लाइट में बैटरी रहता है वो नहीं, चार्जिंग वाला नहीं। पेन टर्च बैटरी जो होती है उनकी बैटरी को कभी चार्ज किया जाता है? निप्पो वगैरह का जो आता था, एवर रेडी, निप्पो वगैरह का जो आता था, उसको चार्ज हम करते थे नहीं। एक बार जो उसमें आवेश रहता था वो खत्म होने के बाद क्या होता था, वो बेकार हो जाता था, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। अतः हम उन्हें क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में लेक्लेंसी सेल ले सकते हैं, डेनियल सेल और शुष्क सेल। इसमें वोल्टीय सेल को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, वोल्टीय सेल। ठीक है, वोल्टीय सेल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्राइमरी सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन में दिए रहेंगे, कोई नहीं भी दिए रहेंगे या इनमें से कोई एक दिए रहेंगे, तो इनको याद रखिएगा। पीएमडी वाले बच्चे खास ध्यान रखिएगा इसके एग्जाम्पल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल देखते हैं। सेकेंडरी सेल में क्या है कि इनमें जो बैटरी होता है या इनके जो सेल होते हैं, इन कैटेगरी में जो सेल रखा गया उनका अगर आप एक बार एनर्जी को यूज कर लेते हैं तो पुनः आप चार्ज करके पुनः आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन के द्वारा अगर आप देखिएगा, इनमें होने वाली रासायनिक क्रिया रिवर्सेबल यानी कि व्युत्क्रमणीय रिवर्सेबल होता, अतः इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। मतलब क्या कि फ़ोन का बैटरी, जैसे क्या करते हैं हम, एक बार चार्ज करते हैं, फिर चार्ज उसकी खत्म होती है, पुनः चार्ज करते हैं, पुनः खत्म होती है, इस तरह की प्रक्रिया चलते रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल को कौन सा सेल कहा गया है, सेकेंडरी सेल कहा गया है। क्लियर हो रही है? चलिए, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, संचायक सेल हो जाएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल। ठीक है, उसके बाद जो है शीशा संचायक सेल को बोला जाता है लेड एक्यूमुलेटर सेल। उसके बाद क्षारीय संचायक सेल को क्या बोला जाता है, अल्कली एक्यूमुलेटर सेल्स। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई बताइएगा, बताइए बताइए। चलिए, नहीं हो सकता क्या, हो सकती है ना, बहुत सारे हो सकती है।
इसकी धारिता को जो है एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। सेकेंडरी सेल जो होते हैं, सेकेंडरी सेल, इनकी धारिता को अगर व्यक्त करना हो किसमें, एम्पियर इंटू घंटा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये था पहला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो थे, इनका ये दोनों टाइप था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स थे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब चलते हैं हम दूसरे सेल के बारे में जिसका नाम है फोटोसेल। क्या है, फोटोसेल। फोटोसेल के बारे में जानते हैं। इनमें विकिरण ऊर्जा, प्रकाश आदि, लाइट, एनर्जी, रेडिएशन etc का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्या, विकिरण ऊर्जा, प्रकाश, इस सभी का क्या करते हैं, लाइट ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, फोटोसेल कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है ताप युग्मक सेल, थर्मोकपल सेल। थर्मोकपल सेल, इनमें क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ताप युग्म सेल जैसे ही पढ़िएगा समझ जाइए कि इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट के रूप में चेंज किया जाएगा या रूपांतरित किया जाएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। उसके बाद आता है जनरेटर। शादी में देखते ही होंगे कि जनरेटर भी लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, हम डीजल डालते हैं मशीन में, मशीन से घूमती है, उसके बाद जो है डायनेमो घूमती है और हमें बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई सेल। अब सेल से बैटरी जो बनता है वो बैटरी सेल नहीं है, कई सारे सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोग को क्या बोलते हैं, हम बैटरी बोलते हैं। वो केवल एक सेल नहीं होता, कई सारे सेल के क्या होते हैं, समूह होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैटरी। यहाँ तक समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ सेल्स के नाम दिए गए हैं, उसके जो है विभवांतर बल और विद्युत अपघट कि उसमें किस प्रकार के विद्युत अपघट पाए जाते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये जो है पीएम और पीएमडी वाले स्टूडेंट का जो है हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, दोनों स्टूडेंट हमेशा इनको याद रखेंगे क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि साधारण सेल या वोल्टीय सेल में किस प्रकार का विद्युत अपघट पाया जाता है या रहता है। तो उनमें एक ऑप्शन आपको ये भी दिया रहेगा। ठीक है, और अगर पूछ दे कि कितना विभवांतर बल होता है ईएमएफ, तो ईएमएफ कितना होता है 1.08 वोल्ट, याद रखिएगा। साधारण सेल या वोल्टीय सेल को क्या इनका जो विभवांतर होता है कितना होता है 1.8 वोल्ट होता है, और इसमें जो विद्युत अपघट के रूप में रहते हैं हम H2SO4 रहते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे है लेक्लेंसी सेल। लेक्लेंसी सेल का जो है ईएमएफ कितना होता है 1.46 वोल्ट। ठीक है, और इसके विद्युत अपघट होते हैं NH4Cl। इसी प्रकार से आप इन दोनों का भी देख सकते हैं जो दिया गया है। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद रखिएगा हमेशा। पीएम और पीएमडी वाले बच्चे खास ध्यान रखेंगे इनका, क्योंकि आपका विद्युत अपघट यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस बनती है, और विभवांतर बल भी पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। पहले तो नेम याद रखिएगा सही सही, कि ये नहीं किसी का किसी में लिख के आ जाइएगा। पहले नेम सही सही याद रखिएगा, फिर उसका जो है विभवांतर बल याद रखिएगा, फिर जो है विद्युत अपघट कि इस प्रकार के सेल में किस टाइप का विद्युत अपघट पाया जाता है वो भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर सेल और सेल के टाइप्स देख लिए। अब जो है हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है श्रेणी क्रम समूहन के बारे में जानते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि कई सारे ईएमएफ यानी कि बैटरी को क्या कहा जाता है एक साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेल की बात हो रही है तो सेल को ही कई साथ जोड़ा जाएगा, और रेसिस्टेंट की बात होती है तो कई सारे रेसिस्टेंट को ही जोड़ दिया जाता है, फिर उसका हमें निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल यानी कि बैटरी का सम्मोहन किया जा रहा है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब n सेल, ठीक है, नंबर हमको पता नहीं, कई सारे सेल को जब जो है
ईएमएफ, जिसका ईएमएफ जो है ई रखेंगे और उनको कई सारे सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसके परिपथ में धारा क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा कहीं पर भी। ठीक है, तो इसके लिए जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना जो है थ्योरी, अपना अपना फॉर्मूला दे के गए हैं। चलिए उसी के आधार पर हम जानेंगे। मान लिया कि हम 1 2 3 नहीं, 1 2 3 3 नहीं, हम 4 5 लेते हैं। ठीक है, n ले लेते हैं जिसमें डिफिनिट नहीं होगा कितना सेल लिए। जब n सेल को, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल जो होता है ईएमएफ जिसको बोला जाता है वो ई हो। ठीक है, ईएमएफ क्या हो, ई हो। और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, स्मॉल आर, जो कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल आर है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल विभवांतर बल क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ सेल रहेगा और साथ में एक सेल का अगर ईएमएफ ई है तो एन सेल का क्या हो जाएगा, एन ई, यानी कि एन गुना ई। ठीक है, अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध ये आर है, ठीक है, तो कई सेल है, कितना सेल दिया हुआ ये तो आपके पास कंफर्म नहीं है। अगर 3 रहता तो 3 आर हम लिख सकते थे। आंतरिक प्रतिरोध 3 सेल रहता, 3 सेल के पास ना आंतरिक प्रतिरोध रहता है। अगर यहाँ पर एन सेल है, यानी कि दिखाया या दर्शाया नहीं गया कितना सेल है, तो हम एन आर ले लेते हैं, जो कि क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। याद रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध है। और एक उसी परिपथ में जो है एक बाहर से भी रेसिस्टेंट लगाया जाता है, जिसे बोला जाता है बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध का मान बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये बाहर लगा हुआ और दो सेलों के बीच का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर जो है क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। इस स्थिति में अगर हम धारा परिपथ में धारा ज्ञात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है, ईएमएफ जो क्या है, नंबर ऑफ सेल इनटू ई। ठीक है, ईएमएफ बटे क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस में बाहरी प्रतिरोध। इस प्रकार से हमारा परिपथ में धारा प्राप्त हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा हमेशा, इसी पर आपका क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन जो है कब कब काम आती है, किस स्थिति में काम होती है, तब होगी जब सेल में जो प्रयुक्त होगा सेल, किसी परिपथ में जो प्रयुक्त होगा सेल, उसकी आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो। उस स्थिति में जो है हम सीरीज कॉम्बिनेशन का या श्रेणी क्रम समांतर का समूह जो है इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए कि श्रेणी क्रम समूहन का कहाँ यूज करना है और किस प्रकार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है समांतर क्रम समूहन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एन सेल होगा जो कि पैरेलल में जुड़ा होगा और उसका ईएमएफ जो है ई होगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध तो आप लोग जानते हैं कि स्मॉल आर लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध के लिए। और बैटरी को क्या किया जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो प्रत्येक बैटरी का जो विभवांतर बल जो होगा वो क्या रह जाएगा, ई ही रह जाएगा, है ना, क्या रह जाएगा, ई ही रह जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम जो है यहाँ पर धारा निकालना चाहे तो किस प्रकार से निकलेगा, अगर आंतरिक प्रतिरोध आर हो, कैपिटल आर हो, तो बताइए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ, यहाँ पर नंबर ऑफ ईएमएफ बट्टे में आर प्लस एन आर। यहाँ पर आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और एन आर क्या है, ये बड़ा वाला जो आर देख रहे हैं ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, और ये आर है कि कितना तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, ये दिया गया, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पे आपका सवाल बनेगा। यहाँ तक समझ में आई किसी को किसी प्रकार की डाउट? जिसको समझने में दिक्कत हो रही है बाबू, आप फिर से क्लास खत्म होने के बाद दोबारा वीडियो देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, है ना। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी आपको समझने में।
तो इतना कीजिए, आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, क्लास खत्म होने के बाद जो है आप हम मैसेज कीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे एक वीडियो का, जिसके थ्रू आपको पता चलेगी कि कैसे बैक वाला मैनेज करना है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा यूनिट वगैरह सब देख लेते हैं, किलोवाट घंटा और यूनिट के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि 1 किलोवाट घंटा में जो होता है 1 किलोवाट होता है, और 1 घंटा का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह 1 किलोवाट घंटा का रिजल्ट देता है। क्या 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो क्या होता है, 1 किलोवाट होती है करंट, और वहाँ पर 1 घंटा में उतना फॉलो हुई रहती है। ठीक है, क्या 1 किलोवाट 1 घंटा में प्रवाहित हुई रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1 घंटा को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 गुना 60। अगर हमको सेकेंड में लिखना हो तो, अगर मिनट में चेंज करना हो तो 1 घंटा को हम 60 लिख देंगे, तो क्या हो गया, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। अगर हमको सेकेंड में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, फिर 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड। इस प्रकार हम कर सकते हैं। और 1 किलोवाट बराबर जो होता है 1000 वाट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पीएमडी वाले ध्यान देके, 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट होता है। ठीक है, अब ये जो सेकेंड बन के आया है, ये सेकेंड को आप किस तरह से लिखिएगा, 6 का 6, 6 छक्के 36, 36 और यहाँ पर 3 और 2 5। ठीक है, 5, और इसको अगर पॉइंट रख दे बीच में, हम 36 के बीच में पॉइंट रख दे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 6 10 पे पावर 6 वाट सेकेंड, क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड। और इसके बराबर होता है कितने जूल का, 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, 3.6 गुना 10⁻⁶ वाट सेकेंड। ठीक है, ये दोनों डाटा आप देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि 1 किलोवाट उसके बाद जो है एन है, मतलब क्या हुआ, न्यूटन। 1 किलोवाट न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मकानों में बिजली के मीटरों से बिजली के उपयोग का पठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे संक्षेप में बीओटी यूनिट का केवल यूनिट लिखते हैं। बीओटी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, जिसके द्वारा जो है यूनिट को लिखा जाता है। एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 वोट यूनिट होता है। ठीक है, अगर किलोवाट न्यूटन में अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट न्यूटन, और इसको अगर जूल में देखें तो 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल इसका वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ तक जानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं आई होगी। हाँ, अरे इंग्लिश क्लास आप लोग जितने स्टूडेंट पकड़े हुए हैं सब लोग टाइमली क्लास कर लीजिए। ठीक है, हाँ टाइमली क्लास कर लीजिए, आप लोगों को 8 बजे मिल जाएगी, क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे। और 1 घंटा 1.25 घंटा क्लास है, तो मामूली में मत आकिएगा, कॉपी बनाते रहिएगा रेगुलर। अगर कॉपी नहीं बनाइएगा तो फिर फंस जाइएगा आप आगे चल के। ठीक ना, तो कॉपी बनाते रहिएगा हमेशा। चलिए अब क्वेश्चन कर लें। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट सब आदमी जवाब दीजिएगा, फटाफट, इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, एक वर्ड में। चलिए, आवेश की प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, आवेश की प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद सेल का विभवांतर बल निर्भर करता है, सेल का विभवांतर बल किस पर निर्भर करता है, दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, एनोड और कैथोड, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर, वो प्रकृति किस मेटल का बना हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है, अभी हम बताए थे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। ठीक है, याद रखिएगा, अभी ना हम बताएं, आगे बढ़े। चलिए,
जो स्टूडेंट जानते हैं फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। जो लोग लाइव सेशन के बाद क्लास कर रहे हैं वो लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा फटाफट, ठीक है। लाइव सेशन 8 बजे आप लोगों की स्टार्ट हो जाती, तो 8 बजे आप लोग आ जाया कीजिए। और इंग्लिश की क्लास जो है मॉर्निंग 8 बजे होगी। जिन लोगों का छूट जाएगा फिर नहीं होगा दोबारा, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? जूल तक हम निकाल के दिखाए थे आपको कि जूल तक में जाता है तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट में हम नहीं लिखे तो क्या हो जाएगा, 36 गुना 10⁻5 जूल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये नंबर हो गया। अगला है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा बाबू? पीएमडी वाले सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम वाले में थोड़ा नॉमरिकल भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन पीएमडी वाले में ऐसे ही सवाल पूछ दिया जाएगा, तो याद रखिएगा ऐसा मात्रक आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा पीएमडी एग्जाम में, है ना। चलिए 5वां का आंसर दीजिए फटाफट। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है, बताइए बताइए। एम्पियर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, सबको पता होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओम ओम, ठीक है। उसका 7वां नंबर क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? विभवांतर मापने के लिए हम किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है या किस यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं? जल्दी से बताइए। ए मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर और ओम मीटर। जल्दी से बताइए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बउआ? ओम इंटू मीटर, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ओम का नियम निहित है। ओम का नियम निहित है किसमें? ओम का नियम हम बता चुके हैं। चलिए बताइए बताइए। चलिए लाइव सेशन के बाद जो स्टूडेंट क्लास करेंगे वो कमेंट में बताएंगे, और लाइव सेशन वाला भी कमेंट में बताएंगे। और जीके क्लास में हम बहुत सारा दिए हुए थे, जिसमें कि बहुत सारे दिव्या हो गए, सुरभि हो गए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भगवान जी, अजय, जितना भी है, ये लोग नहीं रिप्लाई कर रहे हैं होमवर्क का। बहुत ही गलत बात है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा शर्म बचाइए, है ना, थोड़ा सा शर्म बचाइए अपने पास। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? बच्चा भी बोलेगा, दूध पीता हुआ बच्चा भी बोलेगा। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, तो ये माइनस आगे लगा हुआ है, वही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है बाबू? बताओ बाबू, बताओ बताओ। ऊर्जा का यार। चलिए उसके बाद है 12 का है ए और बी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समतुल्य प्रतिरोध होगा। ए और बी दो प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए से अधिक, बी से अधिक, दोनों के योग के बराबर, प्रत्येक से कम। बताइए समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो क्या होता है? बताइए बताइए, इसका सोच करके बताइएगा अच्छा से, ठीक है। 2 होमवर्क आप लोगों को मिल चुका है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1 यूनिट बराबर होता है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। किसके? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 1 यूनिट। मीटर में देख लीजिएगा, 1 किलोवाट इंटू घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 1 यूनिट, है ना। चलिए आगे बढ़े।
निम्न में से कौन सही है? बताइए निम्न में से कौन सही है, इसको बताइएगा। ठीक, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर जो हम लोग को नहीं पता होता वही हम वर्क में देते हैं, इसलिए देते हैं बाबू ताकि आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। जो आप लोग को पता है वो तो मुझे पता है कि हमेशा आपके पास याद रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर होमवर्क में देंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा, फिर मेरे पास आकर के आंसर लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम होमवर्क में दे देते हैं अक्सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है बाबू, बताओ जल्दी से। पदार्थ के प्रकृति पर, लंबाई पर, दोनों पर। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ के प्रकृति पर और तार की लंबाई पर भी क्या करेगी? प्रतिरोधकता निर्भर करेगी। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। बहुत ही अच्छा से बताए थे कि यह क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं देखिए किस किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कोई भी इधर नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये सभी क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब पैरामेडिकल का दिमाग सटक गया है कि कुछ से कुछ पूछ देता है, ये उसकी गलती है, मेरी या किसी टीचर के या किसी भी स्टूडेंट की गलती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट सिलेबस को ही नहीं पढ़ेंगे जी, कहीं उल्टा पुल्टा के नहीं पढ़ लेंगे, रामायण महाभारत नहीं पढ़ लेंगे। अब वो पूछ देते हैं रामायण महाभारत तो क्या करेंगे विद्यार्थी? फंसवे करेंगे। इसलिए कोई बात नहीं, हाईएस्ट लेवल तक हम लोग चले जाएंगे ताकि कुछ भी पूछे तो आंसर देंगे। चलिए 16 का आंसर बताइए आप लोग। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और अचालक का प्रतिरोध घटता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर चालक है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अगर अचालक रहता तो क्या होता? घटता। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च विद्युत चालकता वाला तत्व है? इनमें से किसमें जो है अत्यधिक विद्युत चालकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर इनमें से कौन है? बता चुके हैं, सिल्वर क्या है? एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, कोई नहीं। बताइए फास्ट बताइए क्या होगा? एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? अरे बताओ। इलेक्ट्रॉन के कारण पगला, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि धातु का तार है तो क्या होगा? धातु में इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में पाया जाता है, वो तो कभी कुछ होते ही नहीं है, भाग पड़ा नहीं करते हैं, वो घर के असली होते हैं। बूढ़े बुजुर्ग वो नहीं ना भागते हैं, आजकल बच्चे भाग जाते हैं। ठीक ना, कुछ और मत समझो, गुस्सा में बच्चे घर से भाग जाते हैं। ठीक ना, हाँ तुम लोग का ससुरा ध्यान वहीं चल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? बिल्कुल चांदी है, गुड कंडक्टर। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत व्यय को रिकॉर्ड करता है। विद्युत व्यय को किस चीज में रिकॉर्ड करता है? अभी हम बताए थे यूनिट में रिकॉर्ड करता है। यूनिट का क्या होता है? बताइए बताइए। KWH, किलोवाट आवर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिट में। ठीक ना, तो यहाँ पर देख करके आप मार सकते हैं। उसके बाद 21 नंबर है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किस प्रकार से कार्य करती है? एनोड का, कैथोड का, दोनों का, कोई नहीं? जल्दी से बताइए। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो होती है वो बाबू एनोड के रूप में कार्य करता है, कैथोड के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एनोड के रूप में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जस्ता की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में अगर कार्बन की छड़ एनोड के रूप में कार्य किया तो जस्ता का छड़ किसके रूप में कार्य करेगा? बिल्कुल कैथोड के रूप में काम करेगा। ठीक ना,
कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आई होप नहीं आनी चाहिए दिक्कत। तो आज हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इनसे और 25-30 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है अगले क्लास में जो हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लाएंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगी। इस क्लास में थ्योरी टाइप क्वेश्चन था जो कि पीएम खास करके पीएमडी वाले के लिए था, लेकिन पीएम वाले को भी ये सभी क्वेश्चन याद रखना ही चाहिए हमेशा। ठीक है, कब बोर्ड का दिमाग पगला जाए और कब बैक से नया, नया से बैक आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बाबू सभी लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखोगे। ठीक है, आपके टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। और अगला जो टेस्ट होगा वो जीके का टेस्ट होगा, क्योंकि सारा टेस्ट साइंस वाला तो अभी हो ही चुका था मेजर टेस्ट, तो जीके का टेस्ट होगा। जीके के टेस्ट में इस बार जो है आपको जीके जीएस दोनों का मिक्स टेस्ट होगा। ठीक है, जीके जीएस दोनों का मिक्स टेस्ट होगा और 40-50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन में समझ ही गए हैं आप लोग कि जीके टाइप क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज सभी मिक्सअप रहेंगे। ठीक, तो सभी लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जितने भी वीडियो हैं बैक के क्लास का सबको बार बार देखते रहिए, डेली एक एक लेक्चर देखते रहिए, जिससे क्या होगा आपकी रिवीजन होगी। और नोट्स जो आप लोग को बनवा रहे हैं उसको बार बार आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।